आज हम कौशाम्बी के विषय में आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। जो राजा उदयन की राजधानी थी बुद्ध के समय, उसके विषय में बताना चाहते हैं। और चीनी यात्री वैनसांग ने जब कौशाम्बी समय आया तो उन्होंने क्या देखा और क्या लिखा, इस विषय में विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी चीज़, जहाँ भी पूरे पूरे एशिया में जहाँ पर भी तो चीनी यात्री वैनसांग और ह्वेनसांग गए, वहाँ उन्होंने अपनी जो मापने की विधि थी वो चीन की ली छी इस भाषा में उन्होंने लिखा, उसकी दूरी लिखा। उसी के संबंध में और उस विस्तार से ये भी बताना चाहता हूँ कि एक ली बराबर 500 मीटर के बराबर होता है तथा एक छी बराबर होता है 1.094 फुट। एक चांग बराबर होता है 3.33 मीटर के बराबर होती है। और इसी में कौशाम्बी के विषय में बताना चाहता हूँ कि कौशाम्बी राज्य की परिधि 6000 ली से अधिक थी, अर्थात 30,000 वर्ग किलोमीटर कौशाम्बी राज्य की सीमा थी। और स्वयं राजधानी की परिधि 30 ली से अधिक थी। 30 ली मतलब 15 वर्ग किलोमीटर में जो है कौशाम्बी राजधानी थी, जो वत्स देश की राजधानी थी, तथागत बुद्ध के समय थी। इस राज्य की भूमि उपजाऊ और खेती की अनुकूल थी। वैनसांग बताता है धान की खेती बहुत होती थी और गन्नों के खेत लहलहाते रहते थे। जलवायु उष्ण थी, लोग साहसी थे तथा शास्त्रों आदि का अध्ययन करने और शिल्प एवं कलाएं सीखने में तत्परता प्रदर्शित करते थे। वे पूर्ण कर्म करते नहीं अघाते थे। यहाँ 10 से अधिक संघाराम को चीनी यात्री वैनसांग के समय थे, वो बता रहे हैं। उनमें से अधिकांश जर्जर हो चुके थे। प्रायः 300 भिक्षु थे, सभी हीनयानी संप्रदाय को मानने वाले भिक्षु थे। 50 से अधिक देव मंदिर थे, विधर्मियों की संख्या अधिक थी। चंदन की बुद्ध प्रतिमा के विषय में वैनसांग बताते हैं राजधानी के पुराने प्रसाद में एक बड़ा चैत्य था जिसकी ऊंचाई 60 छी से अधिक थी। 60 छी का मतलब होता है 65.64 फुट ऊंचाई था। चैत्य में एक चंदन की बुद्ध प्रतिमा सुशोभित थी, उसके ऊपर एक प्रस्तर छत्र लटकता रहता था। ये प्रतिमा राजा उदयन ने बनवाई थी। बुद्ध प्रतिमा चमत्कारिक शक्ति प्रदर्शित करती थी और समय समय पर दैवी प्रभाव प्रसारित करती थी। अन्य राजा महाराजाओं ने अपनी शक्ति के भरोसे चंदन की बुद्ध प्रतिमा को उठा ले जाना चाहा। अनेक लोग मिलकर भी इसे उठाने में सफल रहे, इसलिए विभिन्न राज्यों को इसकी पूजा के लिए इसके चित्र बनवाने पड़े। सभी का दावा था कि उनके चित्र ही मौलिक हैं। वास्तव में वे चित्र ही चंदन की बुद्ध प्रतिमा की प्रतिकृति थे। गत काल में संबोधि प्राप्ति के बाद तथागत अपनी माता को त्रेतंस में उपदेश देने गए। 3 महीनों तक वे नहीं लौटे। तथागत का स्मरण और सम्मान करने के कारण राजा ने तथागत का चित्र बनवाने का निश्चय किया और उन्होंने पूज्य मोदगल्यान से कहा कि एक शिल्पी को त्रैतंस स्वर्गलोक में ले जाने की प्रार्थना की। शिल्पी ने बुद्ध के दर्शन करने के पश्चात चंदन की प्रतिमा बनाई। यह बुद्ध के जीवन काल में ही विश्व में पहली मूर्ति कौशाम्बी के राजा उदयन ने बुद्ध के जीवन काल में बनवाई थी। जब तथागत ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, उपदेश देने में बहुत से कष्ट झेले हैं ना, अंतिम कल्प का द्वार उद्धार करना तो हमारा साध है। चैत्य से 100 कदम दूर पूर्व में 4 बुद्धों के आसनों तथा चक्रमण के अवशेष थे। उनसे थोड़ी दूर पर तथागत द्वारा प्रयुक्त कुआं और स्नानागार थे। कुएं से अभी भी पानी भरा जा सकता था, जबकि स्नान घर ढह चुका था। घोषिल, वसुबंधु, असंग के अवशेष। नगर के दक्षिण पूर्व कोने में एक प्राचीन गृह का अवशेष था जो गृहपति घोषिल का निवास था। वहाँ एक विहार था और बुद्ध के केश तथा नख सुरक्षित रखने वाला एक स्तूप था। एक खंडहर भी था जो तथागत के स्नान घर का था। नगर से थोड़ी दूरी पर दक्षिण पूर्व में एक पुराना संघाराम था जो अतीत में गृहपति घोषिल का उद्यान था। संघाराम में 206 से अधिक ऊंचा
एक स्तूप था जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। तथागत ने यहाँ भी कई वर्षों तक उपदेश दिए थे। स्तूप के निकट 4 बुद्धों के आसनों और संक्रमण के अवशेष थे और तथागत के केस व नख सुरक्षित रखने वाला स्तूप भी कौशाम्बी में था। संघाराम के दक्षिण पूर्व में स्थित भवन में पक्की ईंटों से बनी एक कोठरी थी, जहां बोधिसत्व वसुबंध ने विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि लिखकर हीन यानी मतों का खंडन और परधर्मों का निराकरण किया था। संघाराम के पूर्व में आम्र वन में एक गृह का खंडहा था, जहां बोधिसत्व संघ ने आर्यवाचा प्रकरण शास्त्र प्रतिपादित किया था। नगर से 8-9 ली दूर दक्षिण पश्चिम में एक विशाले नाग की गुहा थी। तथागत ने विशाले नाग को बस में कर गुहा में अपनी छाया छोड़ रखी थी। यद्यपि यह बात प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, तथापि अब छाया दृष्टिगोचर नहीं होती थी। पास में एक स्तूप था जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। स्तूप की ऊंचाई 206 से अधिक थी। स्तूप के समीप तथागत के चक्रमण के अवशेष थे और उनके केस व नख सुरक्षित रखने वाला स्तूप था। रोगी यहाँ आकर वर मांगते थे और उनमें अधिकांश से निरोग हो जाते थे। शाक्य धर्म की समाप्ति इस राज्य में सबसे बाद में होगी, इसलिए चाहे राजा महाराजा चाहे प्रजा सभी इस राज्य की सीमा में कदम रखते ही शोकाकुल हो जाते थे तथा निश्वास भरते हुए वापस लौट आते थे। तो यह है प्राचीन कौशाम्बी थी। कौशाम्बी के विषय में वेनसांग ने जब यहाँ आए थे 7 सितंबर 643 को और फिर 25 मई 645 को 2 बार यहाँ अपने जीवन काल में अपने यात्रा में चीनी यात्री वेनसांग कौशाम्बी आए थे। अपनी आंखों देखा हाल उन्होंने देख करके जो लिखा है उस समय की कौशाम्बी की यह स्थिति है। आज कौशाम्बी वो क्या कहते हैं अलग जनपद बना हुआ है। 4 अप्रैल 1997 को कौशाम्बी का अलग जनपद बनाया गया है। आज भारतीय पुरातत्व द्वारा उसका अवशेष सुरक्षित है और सुरक्षित अवशेष को आगे लोग जो है साउथ एशिया के देश के लोग हर वर्ष पूजा अर्चना देखने के लिए आते रहते हैं, जिससे कौशाम्बी में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और कौशाम्बी जनपद में चूँकि बहुत ही उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ उद्योग धंधे लगाना ज़मीन को बर्बाद करने के बराबर होगा। इसलिए इस कौशाम्बी को पर्यटन के दृष्टिकोण से सरकार भी बढ़ावा दे रही है और ये पर्यटन के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, जहाँ से भारतीय पर्यटक ही नहीं विदेशी मुद्रा भी कौशाम्बी जनपद के से प्राप्त होती है। भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। राम विशाल पासवान, यूट्यूब चैनल धम्मशील भारत, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।